भारत के 49वें CGI यूयू ललित रिटायर होने के बाद मीडिया के सामने आए और कई सवालों के जवाब दिए। पूर्व CGI ने अपने कार्यकाल और रिटायरमेंट के बाद के जीवन के बारे में मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने जजों की नियुक्ति के लिए बनाई गई कॉलेजियम प्रक्रिया पर भी बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने छावला गैंगरेप केस के आरोपियों को बरी करने के फैसले के पीछे का कारण भी बताया। रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सदस्य या राज्यपाल बनने के सवाल पर पूर्व CGI ने विस्तृत जवाब देते हुए कहा कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद सरकारी नियुक्ति को स्वीकार करने के खिलाफ नहीं हूं, मगर मैं खुद राज्यसभा सदस्य या किसी राज्य का राज्यपाल बनने के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इन पदों को डिमोशन के रूप में देखता हूं, लेकिन CGI के पद से सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति के लिए ये उचित नहीं है। राज्यसभा का सदस्य या राज्यपाल बनना सेवानिवृत्ति प्रधान न्यायाधीश के लिए सही विचार नहीं है। ये मेरा निजी विचार है। मैं ये सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि वे लोग गलत हैं। उदय उमेश ललित ने ये जवाब पूर्व CGI रंजन गोगोई जैसे न्यायाधीशों के रिटायर होने के बाद सरकारी पोस्टिंग स्वीकार करने के एक सवाल पर दिया। न्यायमूर्ति ललित ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रमुख, लोकपाल और विधि आयोग के प्रमुख को नौकरी के रूप में उल्लेख करते हुए कहा कि अगर उनसे इसके बारे में पूछा जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। पूर्व CGI ने अपनी इस बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, राज्यसभा एक पूरी तरह से अलग चीज है। मेरे कहने का मतलब ये है कि NHRC के अध्यक्ष जैसे पदों पर कानून के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के जज पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्ति लेने का अधिकार है। इन्हें संसद ने पारित किया है और संसद ने निर्धारित किया है कि इन पदों पर सुप्रीम कोर्ट के जज, पूर्व प्रधान न्यायाधीश आदि काम कर सकते हैं। हम संसद के विवेक से चलते हैं। पूर्व CGI से जब रिटायरमेंट के बाद काम करने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं शिक्षण संस्थानों में कानून पढ़ाना पसंद करूंगा, शायद राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी में या फिर अतिथि प्रोफेसर के रूप में कुछ लॉ स्कूलों में काम करूं। पूर्व CGI यूयू ललित से सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम से जुड़े हुए सवाल के साथ और भी कई तरह के सवाल पूछे गए। इन सभी सवालों के जवाब उन्होंने इस प्रकार दिए। आपके कार्यकाल के दौरान कॉलेजियम में कुछ असहमति रही है। सिस्टम को कारगर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? रेजोल्यूशन के संबंध में जो भी असहमति थी, इसलिए हमने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है जो हर दृष्टि से पूर्ण है और हर प्रश्न का उत्तर देगा। अंततः क्या होता है, 5 व्यक्ति जो किसी न किसी स्तर पर होते हैं, कुछ मतभेद होना तय है। लोकतांत्रिक सिद्धांत ये मानते हैं कि मतभेद होने पर भी आपको किसी आम सहमति पर पहुंचना होगा। किसी दिए गए मामले में निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को कई सवालों और आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। सिफारिशें भेजने में देरी क्यों हो रही है? पीठ पर मेरे अंतिम सप्ताह में ये पहली बार था जब हमने जजों द्वारा जारी विचाराधीन निर्णयों पर विचार किया था। शायद ये पहली बार था जब फैसलों का आदान प्रदान हुआ। ये उचित समझा गया कि अस्वीकृति के कारणों को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जब तक कॉलेजियम के समक्ष विवेकाधिकार चल रहा है, तब तक प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हो सकती है। निश्चय ही निर्णय पारदर्शी है। यदि आप उस समय 10 उम्मीदवारों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं तो ये सब जानकारी सार्वजनिक करना सही नहीं होगा। क्या नियुक्ति में कुछ स्तर की निष्पक्षता होनी चाहिए? नियुक्ति से पहले पहली स्क्रीनिंग हाई कोर्ट कॉलेजियम द्वारा की जाती है। फिर राज्य सरकार, फिर केंद्र सरकार IB के माध्यम से जांच करती है कि कहीं कोई शिकायत तो नहीं है, बार काउंसिल से कोई शिकायत है या नहीं। वो तीसरी स्क्रीनिंग है। चौथी स्क्रीनिंग सलाहकार न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। फिर मामला SC कॉलेजियम में आता है। न्यायपालिका से कोई है तो हर स्तर पर उनकी परीक्षा हुई है। आपके अंतिम निर्णयों में से एक छावला गैंगरेप मर्डर केस में दोषी ठहराए गए 3 व्यक्तियों को बरी कर दिए जाने पर बहुत आक्रोश पैदा किया है। क्यों लिया गया ये फैसला? क्या आपने फैसला देखा है? क्या होता है कि आपको जो वास्तविक स्थिति मिलती है वो आपको देखनी होती है। इन तीनों को परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर मौत की सजा मिली। इस मामले में तथ्य स्थिति ने ऐसी स्पष्टता नहीं दिखाई। कानून कहता है कि जब तक कोई दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक आप खत्म नहीं कर सकते। इस मामले में हमारे पास तथ्य की स्पष्टता नहीं थी। अगर सबूत मजबूत नहीं है तो सिर्फ इसलिए मौत की सजा देना क्योंकि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऐसा किया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों आया? मुद्दों की स्क्रीनिंग के लिए मामला SC के पास आता है। समाज के खिलाफ कोई अपराध हो सकता है। ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपराध किया है। हमारे द्वारा अपनाए गए सिद्धांतों की प्रकृति के अनुसार अंततः ये सुप्रीम कोर्ट है जिसे इस मुद्दे पर विचार करना है। हमें उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले। अन्य देशों की तरह जजों का कार्यकाल फिक्स या और अधिक होना चाहिए।
अमेरिका और कनाडा में बहुत ही सीमित मामले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। भारत में हमारे कोर्ट में सोमवार को 900 मामले आते हैं। विदेशों में जजों के पास दिमाग लगाने के लिए अधिक समय होता है, लेकिन यहाँ हमारे पास हर दिन करने के लिए बहुत कुछ है। बता दें कि यूयू ललित सिर्फ 74 दिनों के लिए ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए थे। उन्होंने अपने इस 74 दिनों के कार्यकाल के दौरान कई अहम फैसले लिए। 8 नवंबर 2022 को यूयू ललित रिटायर हो गए और अब उनकी जगह देश के 50वें CGI DY चंद्रचूड़ ने ले ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।